अब हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है किसी को क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि फोर्स लगनी बंद हो गई है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन मिला जुला के असर नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं आ रही है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में। फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स, अगर दो फोर्सेस लग रही हैं एक दूसरे के ऑपोजिट और एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो नेट चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी बच्चा? सबसे पहली कंडीशन यही आएगी दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वेयर आई गोज टू 1 to n मस्ट बी जीरो। यही होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम, मिला जुला के सारी फोर्सेस का नेट एल्जेब्रिक सम जीरो आ जाए। ऐसा नहीं है फोर्सेस लगनी बंद हो गई हैं लेकिन मिला जुला के सारी कैंसिल आउट हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन जीरो आएगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब डीवी बाई dt जीरो, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो मतलब वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन यही है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है थ्रू आउट। वेलोसिटी जीरो है मतलब कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है, कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट के केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और फिर भी इक्विलिब्रियम में? एक ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस मोशन में है और फिर भी वो इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? एक्सटर्नल फोर्सेस लग भी रही हो तो वो सिर्फ मोशन को प्रोवाइड कर रही हो। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैं एक चीज को खींच कर लेके आता हूं तो मैं सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम के मोशन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा जो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स कौन सी जीरो? एल्जेब्रिक सम सबके मिला जुला के। तो नेट फोर्स जीरो, तो उस सिचुएशन में जब मोशन होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसी को परेशानी इसमें? डन है बच्चा? डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की, सेकंड कंडीशन के लिए अपने पास आता है बच्चा, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये वाली बात समझना, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ये हमने फिर भी पहले कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है बच्चे यहां पे और ये कहीं किसी पार्ट पे पाइवटेड है, समझ रहे हो? सीसॉ जैसा कुछ। तो अगर ऐसा है तो इस तरफ मान लेते हैं, इस तरफ एक वेट लगा देते हैं, इस तरफ एक अलग वेट लगा देते हैं। ये जो वेट है नीचे की तरफ लगा F1, ये नीचे की तरफ लग रहा है F2, ये वाला डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस है L2 पाइवटेड पॉइंट से। बिल्कुल ठीक है। तो एक बात देखो, ये इसे इधर को घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला इसको इधर को घुमाने की कोशिश करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो एक इधर को भी नहीं घूमेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। जैसे अगर टॉर्क 1 की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू F1 L1, टॉर्क 2 की बात करेंगे तो F2 L2। अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो नेट एल्जेब्रिक सम क्या हो जाता है? जीरो। सिग्मा ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो जहां हमारे पास लीनियर कंडीशन में एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस जीरो होती हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। रोटेशनल वाले में एल्जेब्रिक सम ऑफ नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। क्लियर है बच्चे? किसी को परेशानी इसमें? सॉर्टेड, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था ये वाला, ठीक है ना? इसी के बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है, इसी के बेस्ड कह सकते हैं, इसके बाद तो क्या ये वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का क्या कंसेप्ट है ये देखो जरा, मिटा दूं बच्चा मैं ये। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, a body will be in rotational equilibrium if the algebraic sum
of movements of all the forces acting on the body about a fixed point is 0। जो exactly हमने अभी बात करी थी। क्या बात करें हम? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली इफ द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस मतलब टॉर्क, तो सारे टॉर्क्स जितने भी टॉर्क हैं अपने जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज थे चाहे क्लॉकवाइज थे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स थे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स थे, सबका नेट एल्जेब्रिक सम मिला जुला के अगर 0 हो गया तो अपना ऑब्जेक्ट बैलेंस रहेगा, किसी तरीके से रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? तो अपने पास फिर से सेम कहानी वही कि इफ द सिस्टम इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स बाय एवरी फोर्स शुड बी 0। अब देखो जैसे एग्जैक्टली इसका क्या होता है, अगर जो मैं यहां पर मान लेता हूं अपने पास ये आ गया है L2, ये आ गया है L1, ठीक है, यहां हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट नीचे को एक्ट करेगा तो इधर को घुमाएगा इसे। ये जो लोड है हम इसका नाम क्या रख लेते हैं, ये लोड है अपना, और ये फोर्स क्या लगा रहा है F1, F1 इंटू L1 क्या आ गया, F1 इंटू L1 एंटी, जो ये F1 इंटू L1 है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है कि नहीं, ऐसा ही होता है। तो मुझे अगर इसे बैलेंस करना है तो मुझे इस साइड में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर मैं इस साइड एक फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बैलेंस कैसे होगा, अगर मैं यहां एक फोर्स लगा देता हूं इधर को F2, तो मेरे पास F2 इंटू L2 F1 इंटू L1 के इक्वल हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहीं पे बैलेंस रह जाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज देखो बच्चा, अगर मैं F2 की वैल्यू निकालना चाहूं कि F2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, F1 इंटू L1 बाई L2, है ना, ऐसे ही कुछ। तो मुझे एक चीज दिख रही है, अगर मेरे पास ये लोड की वैल्यू फिक्स है, मैं क्या बात कर रहा हूं, जो लोड है उसकी वैल्यू फिक्स है, उस वजन को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो अगर ये वजन मेरे पास फिक्स है तो L1 बाय L2 का जो रेशियो रहने वाला है, L1 बाय L2 का रेशियो, एक तरह से मेरे पास जो फोर्स रहेगी वो L1 और L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L2। तो L1 जितनी कम रहे उतना फायदा है ना, जो ये क्योंकि F2 क्या है, मेरा एफर्ट है जो मुझे लगाना है उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो जितना ज्यादा वो लोड पाइवटेड पॉइंट के नजदीक होगा, जितना ये लोड इस पाइवटेड पॉइंट के नजदीक होगा उतना L1 कम होगा, जितना L1 कम होगा उतनी मेरे को फोर्स कम लगानी पड़ेगी उसे वहां बनाए रखने के लिए। और जितना मेरा डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना मेरा डिस्टेंस पाइवटेड पॉइंट से ज्यादा होगा उतना मेरे को फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई है? क्लियर है?